आपका स्वागत है साइंस जीवी चैनल पे। तो आपका क्लास 10th का मैथ्स का एग्ज़ाम होने वाला है मंडे को। तो इस वीडियो में हम लेके आए हैं एक प्रैक्टिस सेट जिसमें हम सारे क्वेश्चंस देखेंगे, उसके सॉल्यूशंस देखेंगे और एक और प्रैक्टिस सेट, अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो एक और प्रैक्टिस सेट लेके आएंगे और आपको किस तरीके से आंसर्स करना है वो भी हम इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले अगर आप देखें, ये जैसा आपका पेपर होता है उसी तरीके का एक फॉर्मेट है जिसमें 23 पेज होंगे, 38 क्वेश्चंस होते हैं और क्वेश्चन पेपर कोड यहाँ पर आपको दिया होता है, यहाँ रोल नंबर के सामने यहाँ पर आपको क्वेश्चन पेपर कोड दिया होता है और वही आपको बुकलेट में लिखना होता है। ये सारी चीज़ें हैं। और क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो टोटल 38 क्वेश्चंस होते हैं, 5 सेक्शन है, क ख ग घ और मतलब ABCDE। और पहले जो खंड ए है, सेक्शन ए है, उसमें 18 मल्टीपल चॉइस और 2 आपके अभिकथन और तर्क मतलब असेसमेंट और रीजनिंग वाले हैं। 21 से 25 तक 2 अंक के हैं, 2 मार्क्स के हैं और 26 से 31 तक हैं 3 मार्क्स के और 32 से 35 5 मार्क्स और 36 से 38 4 मार्क्स। ये आप ध्यान रखना। अच्छा, इसमें आपका जो है हम हिंदी इंग्लिश दोनों को एक साथ ही लेके चलेंगे क्योंकि आपका आमतौर पर ये पेपर, क्योंकि मैथ्स का तो लगभग सेम ही रहता है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं सेक्शन ए या सेक्शन खंड का हिंदी में, उसके 20 क्वेश्चंस हम देखेंगे जो कि आपके MCQs होंगे। और ये 20 क्वेश्चंस आपको किसी भी पेपर में, जो आप 20 क्वेश्चंस अगर शुरू के सही कर जाते हो तो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है और अच्छे मार्क्स लाने के लिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है इसमें कहा गया, और इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में भी आएंगे, एग्जैक्ट क्वेश्चन ना आए बट पैटर्न जो है वही रहता है। तो ये चीज़ ध्यान से देख लेना और कमेंट जब आपका पेपर होगा तो आप ज़रूर इसको देखना, इस तरह के क्वेश्चंस आपके आएंगे। तो ऐसी प्रैक्टिस, इसके साथ साथ आपकी एक प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो पहला क्वेश्चन देखें। जो पहले क्वेश्चन में कहा गया है a = 2 की पावर 7 3 की पावर 10 और b है 2 की पावर 3 3 की पावर 7 HCF। तो जब भी ऐसा दिया हो कि जब भी किसी की पावर्स में दी हो तो HCF या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है कि जो पावर में मिनिमम है। तो अगर दोनों में हम देखें तो 2 की पावर मिनिमम किस में है, तो दोनों में जो 2 की पावर मिनिमम का मतलब 2 की पावर यहाँ 7 है, यहाँ 2 की पावर 3 है, तो कम से कम दोनों में 2 की पावर क्या है 3। और 3 की पावर 2, यहाँ 10 है यहाँ 7 है, तो दोनों में सबसे कम जो पावर है 3 की वो कितनी है, तो यहाँ 7 और यहाँ 10। तो आपको सबसे ज़्यादा दोनों में जो प्रेजेंट है मतलब सबसे कम जो कॉमन है ये है 7 और 10। तो इसका हो जाएगा 7 जो है वो कॉमन है, तो HCF इसका हो जाएगा 2 की पावर क्यूब और 3 की पावर 7। यही अगर LCM पूछा जाता तो हम जो दोनों में से जिसकी पावर ज़्यादा है वो वाला लेते, तो इसका 3 की पावर 10 और 2 की पावर 7 हो जाता है इसका LCM। तो ये ध्यान रखना, LCM पूछेगा तो जो मैक्सिमम पावर है वो लेंगे, मैक्सिमम घात है वो लेंगे। HCF पूछेगा तो न्यूनतम घात दोनों में है वो लेंगे। तो इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। तो इसी तरीके से हम साथ के साथ जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो भी लेके चलेंगे। जैसे यहाँ HCF से आपका LCM वाला भी क्लियर हो गया, तो इस तरह के क्वेश्चन अगर आएंगे तो आप आसानी से कर लोगे। दूसरा है, यहाँ एक लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है, रेखिक समीकरण दिया हुआ है जिसमें a1x + b1y और c1 के बराबर है, a2x b2y c2 के बराबर है। और यहाँ पर a1/a2 = b1/b2 दिया हुआ है। अब आपको बताया गया है कि इसमें इसका क्या मतलब है, a1/a2 और b1/b2 है तो इसका क्या मतलब है। पहला है कि इसके अद्वितीय हल है, मतलब ओनली वन सॉल्यूशन। अद्वितीय हल का हम मतलब होता है ओनली वन सॉल्यूशन। कोई हल का मतलब है कि नो सॉल्यूशन। और अपरिमित रूप से अनंत का मतलब होता है इनफाइनाइट। और चौथा है कि ना ही तो वो नो सॉल्यूशन है, या तो नो सॉल्यूशन है या अनंत सॉल्यूशन या इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। तो इसमें अगर हम देखें तो कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो अब यहाँ एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, a1/a2 = b1/b2। अगर यहाँ पे क्वेश्चन में आपको ये नहीं दिया हुआ है, अगर ये c1/c2 के बराबर हो जाता तो ये हो जाएगा इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, ठीक है। और अगर ये इसके बराबर नहीं होगा तो ये दोनों लाइन पैरेलल्स हो जाएंगे, तब नो सॉल्यूशन हो जाएगा। तो अब इस केस में आपको गिवन नहीं है, हमें दिया नहीं है कि ये c1/c2 के बराबर है या नहीं है, तो इसीलिए इसमें हम सही तरीके से कुछ भी नहीं बता सकते। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर D। तो ये ध्यान रखना, जहाँ पर आपका a1/a2 बराबर b1/b2 हो, अगर वो c1/c2 के बराबर है तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन मतलब अनंत सॉल्यूशन आएंगे, अगर बराबर नहीं है तो नो सॉल्यूशन आएगा। एक सॉल्यूशन कब होगा, जब हमारा a1/a2 और b1/b2 के बराबर ना हो, तभी हमारा एक सॉल्यूशन आएगा। ये चीज़ को आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, ये 2 क्वेश्चन इंग्लिश में भी अगर आप देखना चाहो तो इंग्लिश में देख लो और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर D। अच्छा, ये वीडियो को हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बना रहे हैं, इसलिए हो सकता है आपको थोड़ा सा धीरे लगे वीडियो, तो आप स्पीड बढ़ा सकते हो, 1.25x करके भी आप इसको देख सकते हो ताकि आप आसानी से क्वेश्चंस को जल्दी जल्दी कर लो जो क्वेश्चंस आपको आ रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, आपको A और B इसको मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक हैं। इसका क्या मतलब है कि एक पॉइंट ए है, ठीक है, और एक पॉइंट बी है, और इसको
पॉइंट ए के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो दे हैं 3 और -1, पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं 7 और 5, और इन दोनों को मिलाया गया है। इन दोनों को मिलाने के जो मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु जो है मान लो पॉइंट सी है, ठीक है, इसे ऊपर लिख लेते हैं इसको, ये पॉइंट सी है, और ये आपको दिया हुआ है 5A और 2B, ठीक है। आपको पता है मध्य बिंदु में बराबर भागों में विभाजित होता है, तो A + B का आपको मान निकालना है। हालांकि क्वेश्चन बहुत इजी है, बस थोड़ा सा इसको ध्यान से करना होता है। जब भी मध्य बिंदु है तो उस केस में क्या होता है, मध्य बिंदु हम कैसे निकालते हैं, तो जो y की वैल्यू होती है उसको निकाला जाता है, इन दोनों को जोड़ दो, जो x की वैल्यू है x को जोड़ के 2 से डिवाइड, y को इसको जोड़ के 2 से डिवाइड, तो 7 और 3 10/2, और 5 - 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4/2, तो ये हो जाएगा मध्य बिंदु। तो मध्य बिंदु हो गए यहाँ पर 5 और 2, ठीक है। और यहाँ आपका दिया हुआ है 5A और 2B, तो अगर हम देखें 5A का मतलब है 5, तो A का मतलब हो गया 1, और इसी तरीके से B का भी मतलब हो जाएगा 1, तो A और B की दोनों की वैल्यू क्या हो गई, 1 और 1, तो A + B का मान क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 2। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि मध्य बिंदु जब भी दिया हो तो x निकालने के लिए दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर दो, y निकालने के लिए दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर दो, और वो आपका मध्य बिंदु का जो पॉइंट आ जाएगा, और यहाँ पर हमने कंपेयर कर लिया, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फिर क्वेश्चन नंबर चौथा है, इस समीकरण के कितने हल हैं। अगर आप देखें तो इसके लिए आपको जो फॉर्मूला इस्तेमाल करना होता है वो इस्तेमाल करना होता है b² - 4ac, ठीक है। अब b² - 4ac की वैल्यू अगर आपकी देखिए कितनी आ रही है, तो यहाँ जो इस इक्वेशन में ऐसे ध्यान रखना कि ऐसे इक्वेशन में यहाँ पे b जो है वो कौन, और ये जो इक्वेशन है ये किस फॉर्म में होना चाहिए, जैसे आपका ax² + bx + c इस फॉर्म में हो, और तब हम b² - 4ac निकालते हैं। तो इससे अगर कंपेयर करते हो तो a की तो वैल्यू यहाँ 3 आ रही है, इसको थोड़ा मिटा दें, यहाँ a की वैल्यू आ रही है आपकी 3, ठीक है। b की वैल्यू यहाँ कुछ है, कोई टर्म नहीं है, तो b की वैल्यू हो गई यहाँ पे 0, और c की वैल्यू यहाँ पे है आपका 12। अब इस केस में अगर रखें तो ये हो जाएगा 0 - 4, और a है आपका 3 और ये है 12, तो 0 माइनस, तो d की जो वैल्यू है ये, इसको हम d कहते हैं, ये नेगेटिव में आ रही है, तो नेगेटिव का मतलब है कि वो उसका जो नंबर है वो उसका कोई हल नहीं है, कोई वास्तविक, कोई रियल सॉल्यूशन नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगर ये डी की वैल्यू 0 आ जाती तो 2 वास्तविक सॉल्यूशंस या मूल होते और बराबर होते, और अगर 0 से बड़ी होगी तो वास्तविक होंगे और अलग अलग होंगे। तो ये ध्यान रखना, डी की वैल्यू 0 है तो बराबर और वास्तविक, डी की वैल्यू 0 से बड़ी है तो अलग अलग और वास्तविक, और डी की वैल्यू <0 है तो आपका वास्तविक मूल या रियल सॉल्यूशंस नहीं होंगे। और ये डी क्या है, डी का मतलब होता है b² - 4ac। तो ये क्वेश्चंस आप ध्यान रखना, इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे। इसी अगर इसमें से हो सकता है, या तो इस अभी ये जो समीकरण है इसमें तो हमारा d = <0 आया है, हो सकता है बराबर 0 या <0 वाला आपका एग्जाम में आ जाए, तो इसको ध्यान रखना, इसको अच्छे से कर लो। फिर नेक्स्ट टॉपिक है, ABC में पैरेलल है DE पैरेलल BC, और इसमें आपको बताना है कौन सा इसमें से सत्य है। तो DE जो है वो BC के पैरेलल है, तो जब भी ऐसा होता है तो कौन कौन सा समानांतर है, ADE ये किसके समानांतर है, ABC के। अब देखो AD/AB, तो AD/AB, AE/CE, AE/CE नहीं, यहाँ नहीं हो रहा है, इसको काट दो। दूसरा देखो AD/AB, AD/AB, यहाँ का AD और यहाँ का AB हमने लिया, ठीक है। और AE, इसकी पहला और तीसरा, और यहाँ A और C पहला और तीसरा, तो बिल्कुल यही हमारा आंसर हो रहा है, तो बिल्कुल यही सत्य हो जाएगा। अगर बाकी आप देखना चाहो देख सकते हो, AD/BD, तो AD और यहाँ BD तो है ही नहीं, तो ये तो होगा ही नहीं। फिर AD/AB, AD/AB अपॉन में AC, तो यहाँ AC है ही नहीं, AC/AE तो वो गलत हो जाएगा, ये AE/AC होना चाहिए, तो ये गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। समझ में आया? तो आपको इस तरीके से इसको करना है। फिर छठा है, एक रेखा जो वृत्त को 2 भिन्न भिन्न बिंदुओं पर काटती है वह क्या कहलाती है। तो अगर एक वृत्त है, मान लो एक सर्कल है, ठीक है, और अगर कोई लाइन इसको 2 अलग अलग पॉइंट पे काट रही है, जैसे एक लाइन है इसको 2 पॉइंट पे काट रही है, यहाँ भी काट रही है और यहाँ भी काट रही है, ए और बी, तो इसको हम क्या कहते हैं, जैसे कोई भी पॉइंट, जैसे यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है और यहाँ भी हो सकता है, तो ये सभी क्या है, वृत्त की जीवा, या जिसे हम क्या कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं कॉर्ड और हिंदी में कहते हैं जीवा। तो ये क्या है, जीवा। एक और ध्यान रखना कि जो सबसे लंबी जीवा है वो होती है जो यहाँ पे जो आपका बिल्कुल सेंटर से होके जाएगा उसका लेंथ सबसे ज़्यादा होगा, और वो जो सबसे लंबी जीवा है वो क्या कहलाती है, व्यास, या इंग्लिश में उसे कहते हैं डायामीटर। तो ये ध्यान रखना, व्यास भी एक तरह का जीवा ही होता है लेकिन वो सबसे लंबी जीवा होती है, तो इसको आपको ध्यान रखना। इससे क्वेश्चन ज़रूर आता है आपका कि सबसे लंबी जीवा को क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं व्यास, और वृत्त के 2 बिंदुओं पर स्पर्श करने वाली रेखाओं को हम कहते हैं जीवा। नेक्स्ट, अब यहाँ आपको tan A दिया है, sin² A cos² A sec A की वैल्यू निकालनी है। देखो ऐसे क्वेश्चंस में कैसे करना है, बहुत ध्यान से समझ लो।
10A दिया है तो एक ट्राइंगल आप बना लो, ठीक है। सबसे पहले एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लो। अब देखो A दिया है ना, तो A को आप यहाँ रख लो, ठीक है। B पे राइट एंगल बना लो और C यहाँ कर लो, ठीक है। अब 10A का मतलब होता है 10 जो है, अगर आपको पता हो तो, अगर नहीं पता है तो ये आपने किया ही होगा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले और सोना चांदी तोले साइन कॉस 10। तो 10 होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर इस केस में इस एंगल के सामने वाला होता है, तो परपेंडिकुलर है आपका 3, बेस है आपका 4, पाइथागोरस थ्योरम से ये हो जाएगा 5। तो अब तीनों साइड आ गई, अब आसानी से आप निकाल लोगे। लेकिन यहाँ भी देखो, ये आपका साइन स्क्वायर है और कॉस स्क्वायर है, इसकी वैल्यू होती है 1 और अपॉन में सेक ए, 1 अपॉन सेक ए होता है कॉस ए। तो अब आपको निकालना है यहाँ पर कॉस ए। तो कॉस ए क्या होता है आपका बेस अपॉन हाइपोटेनस B/H, या आधार बटे कर्ण। तो बेस यहाँ पर क्या है 4, हाइपोटेनस है 5, तो 4/5, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। तो थोड़ा सा आपको आइडेंटिटीज़ का इस्तेमाल करते हुए करोगे तो क्वेश्चंस काफ़ी। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ ध्यान रखना, क्वेश्चन नंबर 6 में यहाँ पर कहा है काटती है। काटने का मतलब है कि ये बाहर निकल जाती है, तो अगर काटेगी तो वो कहलाएगा छेदक रेखा, ठीक है। ये थोड़ा सा इंग्लिश में इसे हम कहते हैं सेकंड, ये आप ध्यान रखना, इंग्लिश में इसे कहते हैं सेकंड या छेदक रेखा। और जो सिर्फ 2 बिंदुओं पर टच करेगी और काटेगी नहीं तो वह कहलाएगी जीवा, ये चीज़ ध्यान रखना। छेदक रेखा इसका सही आंसर होगा। ये थोड़ा सा हिंदी में लैंग्वेज के कारण यहाँ नहीं हमने सही से देखा था। तो काटेगी तो वो छेदक रेखा होगा, और अगर सिर्फ टच करेगी या उसको स्पर्श करेगी सिर्फ 2 बिंदुओं पर तो वो जीवा होगी। तो इसका सही आंसर कर लो। नेक्स्ट ये है आपका, इसका है ऑप्शन नंबर, ये हमने किया ही था मिड पॉइंट थ्योरम से, तो इसका है ऑप्शन नंबर सी। फिर क्वेश्चन नंबर, इसके जो है रूट्स कैसे होंगे, नो रियल रूट्स। क्यों? डिटर्मिनेंट जो डी की वैल्यू है b² - 4ac, ये कितना आ रहा है लेस देन 0, और लेस देन 0 में क्या होता है नो सॉल्यूशन, नो रियल रूट्स। उसके बाद है फिफ्थ क्वेश्चन में आपको ये ए बी सी में डी ई पैरेलल बी सी है, तो ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन नंबर बी। और नेक्स्ट इसमें है सेकंड, ठीक है। इंग्लिश में पढ़ने के बाद थोड़ा सा ज़्यादा क्लियर रहता है, तो सेकंड होगा जो एक सर्कल को कट करे। अगर सिर्फ कहेगा कि टच करेगा तो ये जैसे ए और बी, तो ये हो जाएगा कॉर्ड। लेकिन अगर कोई इसको कट कर रहा है, ये सी और डी, तो ये हो जाएगा आपका सेकंड। ये चीज़ ध्यान रखना। नेक्स्ट यहाँ पर इसका हमने किया, इसकी वैल्यू हो गई ऑप्शन नंबर बी 4/5, बहुत इजी था। फिर 8th क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चंस बहुत आते हैं, अच्छे से समझ लो, बहुत आसान है इसके। एक ट्रायंगल याद रख लो, बस एक ट्रायंगल आपको, या 2 ट्रायंगल याद रखोगे तो आसानी से हो जाएगा। वो ट्रायंगल आपको क्या याद रखना है, अगर यहाँ लेते हो आप 30, यहाँ लोगे 60, तो ये तो ऑब्वियस है, यहाँ 90 था तो ये 30 60 90, तो 30 के सामने जो वैल्यू रखनी है वो आपको रखनी है, और यहाँ है 90, ठीक है। 30 के सामने वैल्यू रखनी है 1, 60 के सामने वैल्यू रखनी है √3, 90 के सामने वैल्यू रखनी है 2। तो 90 के सामने 2, 30 के सामने 1, 60 के सामने √3, बस एक ये। और एक 45 में तो आपको पता ही है, 45 अगर है ये तो हो जाएगा ये 1 और ये √2। बस ये 2 अगर आप याद रख ले तो आप सारी वैल्यूज़ आसानी से निकाल लोगे, जो भी आपके हाइट एंड डिस्टेंस वाले क्वेश्चंस है अधिकतर इसी पे आएंगे। 30 के सामने क्या रखना है, 30 के सामने 1, 60 के सामने √3 और 90 के सामने 2। और देखो कैसे बहुत आसानी से ऐसे क्वेश्चंस निकल आएंगे। पहला है, जैसे एक कार एक 30 मीटर ऊंची मीनार के आधार से दूर जा रही है, और जब यह कार मीनार के आधार से 10 √3 की दूरी पर है तो इसके शिखर का उन्नयन कोण। तो बस ट्राइंगल बनाओ, ये ट्राइंगल दिया हुआ है, ठीक है। एक कार 30 मीटर ऊंची मीनार, ये 30 मीटर है, ठीक है, और ये इससे दूर जा रही है कार, और इसके शिखर से जो दूरी है आपको, जब इसकी दूरी कितनी हो गई 10 √3, ठीक है, ये 10 √3, यहाँ 30 है, तो आपको बताना है ये एंगल कितना होगा। तो ये अगर हम ए बी सी, अब आप थ्योरम से तो निकाल ही लोगे। जैसे यहाँ पे निकालने का तरीका क्या है, इसको अगर आप थीटा मानते हो तो ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस का जब आप रेशियो निकालोगे p/b का, तो लंब और बटे आधार का रेशियो होता है 10, ठीक है। तो ये 10 थीटा हम मान लेते हैं। अब p अब यहाँ पे कितना है 30, बटे में है आपका 10 √3, तो जब कटता है तो ये ऊपर 3 आ जाएगा और √3 ऊपर चला जाएगा, तो 3 √3 और नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3 से 3, तो √3/1 हो जाएगा। और ये जो है 10 थीटा, और आपको पता है 10 60 की जो वैल्यू है वो हो जाएगा, तो थीटा यहाँ 60 आ जाएगा। तो आप सॉल्व करके तो आसानी से निकाल सकते हो, लेकिन अगर आपको ये ट्राइंगल याद है तो देखो कितनी आसानी से निकल गया। ये आपको पता है 10 √3 जो है, इसको अगर आप इसमें और इसमें क्या रेशियो है, तो ये इसका 3 गुना है, मतलब ये 1 हो गया, और सॉरी √3 गुना है, और ये √3 हो गया, तो ये 1, ये √3 और ये 2। तो इस रेशियो में देखो तो जो आपको किसके सामने बताना है, √3 के सामने वाला एंगल, तो √3 के सामने वाला एंगल कितना है 60 डिग्री, तो ये 60 डिग्री हो गया, ठीक है। और ये वाला एंगल अगर आपसे पूछ लिया जाता तो ये कितना हो जाएगा 30 डिग्री, क्योंकि ये 1 के सामने वाला है, ठीक है। और अगर आपको ये निकालना है इसका रेशियो, तो आप उसी हिसाब से निकाल सकते हो। जैसे 1 अगर 10 √3 है तो आपका 2 कितना होगा, तो वो हो जाएगा 20 √3,
तो ये भी आप निकाल सकते हो। तो ऐसे क्वेश्चंस में बस ये वाला थोड़ा सा इसका एक बार प्रैक्टिस कर लोगे तो बहुत आसानी से क्वेश्चंस आपके आ जाएंगे विदाउट सॉल्व किए हुए। आई होप आपको ये अच्छे लगा हो। ये ऐसे ऑप्शंस वाले क्वेश्चन हो तो बहुत जल्दी आप कर सकते हो ऐसे क्वेश्चंस। नेक्स्ट है, त्रिज्या r वाले वृत्त पर जब एक चाप वृत्त के केंद्र पर 90 डिग्री का कोण अंतरित करती है। ये भी क्वेश्चंस बहुत आसान आता है। जैसे आपको कहा गया है एक वृत्त है, ठीक है, इसकी त्रिज्या है कितनी, r। पहले हम डायग्राम बना लेते हैं। इसकी त्रिज्या है r और एक चाप जो है वृत्त के केंद्र पर 90 डिग्री का कोण। तो अब ये मान लो ये एक चाप है, ठीक है, ये वाला जो है वो एक चाप है और ये वृत्त का केंद्र है यहाँ पर एक कोण अंतरित कर रही है। ये ए बी जो है वो एक चाप है और ये वृत्त का केंद्र ओ मान लो, ये 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो हमने ए और बी को मिलाया जो कि एक जीवा होगी। अब इसमें आपको बताना है संगत वृत्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। तो ये आपको इसका क्षेत्रफल निकालना है, ये पूरा का क्षेत्रफल निकालना है कि इसका क्या होगा क्षेत्रफल। तो अब यहाँ पर जो एंगल है वो कितना है, ये 90 डिग्री है एंगल। तो आपको पता है बहुत आसान है, θ/360। तो θ/360 होता है इसका फॉर्मूला और इनटू में जो एरिया है, एरिया इसका होता है πr²। और r भी यहाँ पर r ही दिया हुआ है तो πr² और थीटा यहाँ कितना दिया जाए, एंगल है उसके बीच में कितना है 90। तो 90/360 और ये हो जाएगा आपका πr²। तो 90 जो है वो 1/4, तो 1/4 πr² ये हो जाएगा। और ये चीज़ ध्यान रखना, बहुत बार आपसे इस वाले का पूछ लेते हैं कि ये कितना एरिया होगा। तो ये चीज़ ध्यान रखना, अगर आपको AOB का जो बाहरी एरिया पूछेगा तो ये 3/4 हो जाएगा। उसके इसमें एंगल जो है वो 270 डिग्री हो जाएगा। तो क्वेश्चन वहाँ से भी काफ़ी बार आ जाता है। अगला है वर्ग अंतराल 30 - x के वर्ग चिन्ह 36 होने के लिए x का मान क्या होगा। तो वर्ग चिन्ह क्या होता है, जो वर्ग अंतराल को जोड़कर, जैसे 30 माइनस नहीं है, ये 32x, ये 30 से लेके x तक और इसका वर्ग चिन्ह कितना है 36। तो वर्ग चिन्ह होता है लोअर टर्म और हायर टर्म, जो सबसे न्यूनतम और लोअर और हायर है इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे दो। तो क्या हो जाएगा 30 + x/2, इसकी वैल्यू आपको दी हुई है 36। तो ये हो गया 36 × 72। तो x की जो वैल्यू है वो हो जाएगी आपकी 72 - 30 यानी कि 42 आ जाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 42। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। ये तो आपने सॉल्व करके निकाला, लेकिन डायरेक्ट आप कैसे निकाल सकते हो, देखो 30 से लेकर x तक है और 36 है। तो 30 से कितना ज़्यादा है, 6 ज़्यादा है ना, तो उतना ही इसमें से और ज़्यादा कर दो। तो 36 में 6 और जोड़ दो तो 42 वैसे भी आ जाएगा। तो ये ध्यान रखना, जो वर्ग चिन्ह है वो बिल्कुल बीच वाला पॉइंट होता है। तो बीच वाला पॉइंट अगर 36 है, वो लोअर पॉइंट से 6 ज़्यादा है, तो जो हायर पॉइंट होगा वो कितना होगा, ये सबसे मैक्सिमम वैल्यू जो होगी वो भी 6 उससे ज़्यादा होगी। तो 36 और 6 42 वैसे भी आ जाएगा। तो सॉल्व करके आप निकाल सकते हो और इस ऐसे भी निकाल सकते हो, थोड़ा अपना लॉजिक इस्तेमाल करके। नेक्स्ट 11वां क्वेश्चन है आपका -3 -2 -1 0 1 2 3। इसमें एक संख्या चुननी है, चुनी गई संख्या के वर्ग के 1 या 1 से कम होने की प्रायिकता क्या है। अब अगर हम देखें, जो कोई भी जो चुनी गई संख्या है उसका वर्ग जो है, किसी का भी वर्ग 1 या 1 से कम, 1 किस किस का वर्ग हो सकता है, -1 का वर्ग हो सकता है और 1 का वर्ग, इन दोनों का वर्ग जो है, इन दोनों का स्क्वायर जो है वो 1 हो सकता है, ठीक है। तो ये तो 2 नंबर आ गए। उसके बाद 1 से कम किसका हो सकता है, तो सिर्फ एक 0 का हो सकता है। तो टोटल जो फेवरेबल या हमारे फेवर करने वाले इंसिडेंट कितने हैं, 3, ठीक है। और टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो 3 और जो फेवरेबल कंडीशन है वो 3 है, टोटल कंडीशन से 7। तो इसकी जो प्रायिकता है वो कितनी हो गई, 3/7। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको इसका निकालना था। तो इसका हो जाएगा 3/7। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, क्वेश्चन नंबर 12, आपको सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या तथा 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का एलसीएम निकालना है। तो सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, तो सबसे छोटी जो है अभाज्य संख्या पहली जो होती है वो होती है 2, लेकिन ये तो क्या है सम। तो सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन सी है, वो है 3, जो कि ये विषम भी है और अभाज्य भी है। और 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 2 अंकों की होती है 99। तो 3 और 99 इनका आपको निकालना है एलसीएम। तो 3 और 99 का एलसीएम, तो 99 जो है वो 3 से विभाजित होता ही है, तो इन दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा 99। इजी है। HCF अगर आपसे पूछता है इसका, तो HCF या महत्तम समाप्त करता है तो वो हो जाता है 3 इसका, ठीक है। नेक्स्ट, एक द्विघात समीकरण यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका एक जो सॉल्यूशन है, एक रूट है 1, दूसरा रूट निकालना है। तो सबसे पहले अगर एक रूट 1 है तो 1 की वैल्यू अगर इसमें रख के देखते हो आप, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर -4 × 1 + 3। इसकी वैल्यू जो है वो 0 के बराबर होनी चाहिए, बिल्कुल। तो ये हमने चेक कर लिया, बिल्कुल हो रहा है। तो अगर किसी
का मूल 1 है, तो इसका मतलब है x माइनस 1 जो है वो उसका एक फैक्टर होगा। अब हम क्या करेंगे, x माइनस 1 से इसको डिवाइड कर देंगे। हालांकि ये वैसे भी हो जाएगा, क्वाड्रेटिक में थोड़ा सा आप लॉजिक अगर लगाओ, ये इसको और इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 होता है, तो 4 को 2 ऐसे पार्ट में डिवाइड करो जिनका मल्टीप्लिकेशन तो 3 आए लेकिन सम जो है वो 4 आए। तो यहाँ पे मिडल टर्म स्प्लिट से भी आप कर सकते हो, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस एक्स प्लस 3 इससे आ जाएगा। तो यहाँ से आपका आ गया x माइनस 3, यहाँ से माइनस वन कॉमन लिया आपने, तो ये हो जाएगा x माइनस 3। तो 2 फैक्टर हो गए इसके, x माइनस 1 और x माइनस 3। तो एक सॉल्यूशन 1 हो गया और एक सॉल्यूशन, तो यहाँ से x माइनस 1 से 1 आ गया, x माइनस 3 से हो जाएगा 3। इसका दूसरा सॉल्यूशन हो जाएगा ऑप्शन नंबर C 3, ये 3। उसके बाद 15वां क्वेश्चन है, अच्छा इसका हमने कर ही लिया, इसका कार इज़ मूविंग, तो वही सेम उस वाले को आपको इस्तेमाल करना है। यहाँ पे ये 30 है, ये 10√3 है, तो इसका √3 टाइम्स है ना ये, तो इसका मतलब है ये √3 है, तो इसके सामने वाला एंगल 60, ये 30, ये 90, यहाँ 2 टाइम्स मतलब ये 20√3 हो जाएगा। अगर निकालना होता तो आसानी से हम इसका निकाल देंगे, इसका एंगल 60। फिर है यहाँ पे 1/4 पाई आर स्क्वायर, वैल्यू जो है वो उसकी होगी 42, यहाँ पे है 3/7 11th क्वेश्चन। 12th क्वेश्चन का है 99 और इसका है 13। 14 क्वेश्चन अगर देखें, कौन सा जो है 2 त्रिभुजों की समरूपता की कसौटी नहीं है, तो समरूपता की जो कसौटी है वो SAS है, 2 साइड एंगल, 3 दोनों एंगल है, और RHS भी है, SSS नहीं है। SSS किसका है, ये है आपका कॉन्ग्रुवेंसी का, किसका है, कॉन्ग्रुवेंसी यानी कि सर्वांग समता, हिंदी में उसे कहते हैं सर्वांग समता, इंग्लिश में कहते हैं कॉन्ग्रुवेंसी। तो सर्वांग समता का ये नियम है, तो इसलिए 20 का सही उत्तर हो जाएगा। फिर है sec की पावर 4 थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू किसके बराबर है, बहुत आसान है, जब भी ऐसे क्वेश्चन है कॉमन निकाल लो sec स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा आपका sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो अब आपको पता है sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 किसके बराबर होगा, तो तीनों आइडेंटिटी आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। तीनों आइडेंटिटी अगर आपको याद नहीं है, जो 3 आइडेंटिटी कौन सी है, पहला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, एक आइडेंटिटी ये हो गई। दूसरी आइडेंटिटी क्या है आपकी, तो मान लो आपको दूसरी आइडेंटिटी याद नहीं है, इसी से निकाल लोगे, बहुत आसान है। जैसे इसी से अगर निकालना चाहो आपको सेक वाला निकालना है ना, तो सेक के लिए हम क्या करते हैं, सेक का मतलब होता है 1/cos, तो इसको बटे cos से अगर आप डिवाइड करते हो तो यहाँ पे तो हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर थीटा, cos से इधर डिवाइड किया तो ये हो जाएगा 1, और साइन स्क्वायर थीटा को स्क्वायर थीटा से डिवाइड किया तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा, तो tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तीसरा जो है वो किसका होता है आपका cot स्क्वायर थीटा का या कॉसेक का, तो कॉसेक के लिए फिर आप इसको किससे डिवाइड करते हो, 1/sin से डिवाइड करते हो। तो जब ये कॉसेक स्क्वायर थीटा जो है वो करोगे तो ये हो जाएगा आपका, हम साइन से डिवाइड किया तो वो हो जाएगा आपका 1 प्लस कॉस को आप साइन से डिवाइड करो तो हो जाएगा cot स्क्वायर थीटा, सर यहाँ हो जाएगा हाँ 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। तो किसी एक से आप तीनों आइडेंटिटी निकाल सकते हो, रटने की ज़रूरत नहीं है, ये अगर पता है तो आप आसानी से बाकी भी निकाल सकते हो। तो अगर यहाँ अगर देखो इस आइडेंटिटी से हमको निकालना है सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो यहाँ पे है सेक्स स्क्वायर थीटा और -1 अगर लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे आ गया आपका tan स्क्वायर थीटा, तो इसकी जगह हो गया tan स्क्वायर थीटा। लेकिन अब ये जो बाहर आपका दिया हुआ है सेक्स स्क्वायर थीटा, तो सेक्स स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या लिख सकते हैं हम, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1, तो ये हो गया आपका tan स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो अब अगर मल्टीप्लाई किया हमने तो 10 की पावर 4 थीटा और प्लस आपका हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस 10 की पावर 4 थीटा, तो आसानी से निकाल सकते हो। नेक्स्ट आपका है, यदि किसी वृत्त की चाप की लंबाई जो कि वृत्त के केंद्र पर थीटा एंगल बनाती है, मतलब ये आपका एक सर्कल है, ठीक है, और एक चाप की लंबाई अगर एंगल जो है यहाँ पर आपका थीटा बन रहा है, ठीक है, ये है एंगल थीटा, और इसके द्वारा बनाए गए त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल के बराबर है। तो ये जो त्रिज्य खंड है इसका क्षेत्रफल हमने देखा था क्या होता है, थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है, और ये किसके बराबर है, ये इसका जो परिमाप है, मतलब जो चाप की लंबाई है, चाप की लंबाई क्या हो जाता है θ/360 2 पाई आर, ठीक है, ये इसके बराबर है। तो ये θ/360 तो कैंसिल हो गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो मतलब आर स्क्वायर की वैल्यू 2r के बराबर है। तो ऐसा एक ही बार पॉसिबल है, या तो r की वैल्यू यहाँ एक ही है कि r की वैल्यू माइनस हो, ये प्लस हो, यहाँ पे सिर्फ r की वैल्यू 2 हो, ठीक है। तो जो अगर हम देखें r से स्क्वायर से ये r कट जाएगा तो r की वैल्यू कितनी आ गई 2 इकाई, तो 2 आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 2 यूनिट्स। नेक्स्ट है, अब एक आपको आंकड़ों में 16 प्रेक्षण है, उसके मूल्यों के अनुसार बढ़ते क्रम में रखा गया है, उसका माध्य प्रेक्षण का मान क्या होगा, कि आपके 16 ऑब्जर्वेशंस हैं और उनको एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा गया है। तो जब इवन नंबर होता है, तो इवन नंबर के केस में हमको क्या पता है, एक तो n/2 और n/2 + 1, इन दोनों टर्म का जो है औसत लिया जाता है, इन दोनों टर्म का n/2
मतलब जो अगर सम है तो सम का आधा मतलब 16 का आधा 8वां और 9वां, इन दोनों को जोड़ के और इसको हम 2 से डिवाइड कर देते हैं, मतलब 8th और 9th टर्म, 8वां पद और 9वां पद को या 9वें फ्रैक्शन का हम औसत ले लेते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 8वें और 9वें का औसत। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, यदि त्रिज्या r वाले एक गोले का आयतन त्रिज्या r वाले अर्ध गोले के आयतन का 16 गुना है। तो अब इसको देखो, त्रिज्या r वाले एक गोले का आयतन और स्मॉल r वाले अर्ध गोले का आयतन का 16 गुना है। तो आयतन के केस में सबसे पहले फॉर्मूला इक्वेट करो तो 4/3 पाई r क्यूब, ठीक है। दूसरा का अगर देखो तो क्या है, यहाँ पे 4/3 पाई r क्यूब। अब ये जो है बड़ा जो r है उसके गोले का आयतन त्रिज्या r वाले गोले के आयतन का 16 गुना है। तो इसको 16 से गुना कर दोगे तो इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। बस अब आपको क्या करना है, काटना है। देखो 4/3 पाई से तो 4/3 पाई कैंसिल हो गया। यहाँ r क्यूब जो है, r क्यूब जो है वो हो जाता है यहाँ 16 r क्यूब और 16 स्मॉल r क्यूब के बराबर। तो यहाँ r निकालना है तो इसका आप घनमूल निकालोगे। अच्छा, यहाँ थोड़ा सा गलत हो गया ना, अर्ध गोले का आयतन है तो अर्ध गोले का आयतन तो 2/3 ही होता है। तो जब हमने यहाँ निकाला तो ये तो यहाँ 2 हो जाएगा और 2 से ये हो जाएगा 8। तो ये हो जाएगा आपका 8r क्यूब। अब आपको निकालना है r/r। तो जब r/r निकालोगे तो वो कैसे निकलेगा, वो आपका आ जाएगा 8/1 का क्यूब रूट। तो 8/1 का क्यूब रूट होता है 2/1। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2/1। नेक्स्ट, अब 19वां और 20वां क्वेश्चन में आपको देखना है अभिकथन और कारण वाले। फिलहाल हम इंग्लिश में हम देख लेते हैं। तो ये आपका सिमिलैरिटी ऑफ 2 ट्रायंगल्स के लिए कौन सा सही क्राइटेरिया नहीं है, तो वो है SSS। ये कॉन्ग्रुएंसी के लिए होता है। इसका इक्वल हमने निकाल लिया, इसके बराबर है। लेंथ ऑफ आर्क जो है उसका जो यूनिट है वो कितना हो जाएगा, यहाँ पर रेडियस ऑफ सर्कल हो जाएगा 2 यूनिट। 16th ऑब्जर्वेशन है तो 8th और 9th ऑब्जर्वेशन का जो एवरेज उसको हम निकालेंगे और यहाँ पर आंसर आ जाएगा 2:1। नेक्स्ट, अच्छा ये चीज़ ध्यान रखना, आपको कैपिटल R बाय स्मॉल r का पूछा है तो 2:1 हो जाएगा। बहुत बार आपको क्वेश्चन सेम दिया रहेगा लेकिन आपसे पूछ लेगा स्मॉल r बाय कैपिटल R का रेशियो, तो उस केस में 1:2 हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन में थोड़ा सा बस ट्रिक रहता है, उसको ध्यान से समझना है आपको। काफ़ी बार आपको वो ट्रिक के कारण ही भी आपके मार्क्स कट जाते हैं। अब असर्शन रीजनिंग वाले में आपको पता है दोनों सही है, एक्सप्लेनेशन सही है तो ऑप्शन ए, दोनों सही है पर एक्सप्लेनेशन गलत है तो हो जाता है ऑप्शन बी, और अगर एक गलत है एक्सप्लेनेशन गलत है तो ऑप्शन सी, और अगर असर्शन ही हमारा रॉन्ग है, जो आपका पहला पॉइंट अभिकथन ही गलत है तो ऑप्शन डी। पहला अगर देखें, बिंदु -3 और 5 की x अक्ष से दूरी 3 इकाई है। तो x अक्ष से दूरी 3 इकाई है तो बिल्कुल, अगर हम देखें x की वैल्यू 3 है तो दूरी हमेशा पॉजिटिव में रहती है, तो ये तो सही है हमारा। फिर है, सही है नहीं, ये सही नहीं है। x अक्ष से दूरी हम निकालते हैं जो y की वैल्यू होती है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। -3 5 कहाँ आएगा, ये आपका x की वैल्यू है -3, y की वैल्यू है 5, तो ये है यहाँ पे पॉइंट है। तो अब x से दूरी कितनी हो गई, x अक्ष तो ये है ना, इससे दूरी कितनी होगी जो y की वैल्यू होती है, तो यहाँ 5 आंसर आना चाहिए। तो पहला गलत है, तो पहला गलत आते ही ऑप्शन नंबर डी, दूसरा पढ़ना भी नहीं है। अगर पहला आपका गलत कंफर्म हो जाता है तो ऑप्शन नंबर डी ही इसका सही आंसर होगा। फिर दूसरा है 2 + √2 एक अपरिमेय संख्या है, बिल्कुल ये सही है। और एक शून्येतर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योगफल हमेशा एक अपरिमेय संख्या ही होता है, ये भी हमारा सही है। लेकिन और एक्सप्लेनेशन जो है वो सही है या नहीं है, तो बिल्कुल एक्सप्लेनेशन भी बिल्कुल सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो ये सारे जो 20 MCQs थे उसको हमने डिटेल में किया है, तो काफ़ी लंबी वीडियो हो रही है, तो इस वीडियो में हम फिलहाल बस MCQ तक देखते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम पार्ट C, D और E के सारे क्वेश्चंस को करेंगे जल्दी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और अगर आप कहोगे तो आप नेक्स्ट वीडियो भी हम इसके साथ ही जल्दी ही आ जाएगा। सेकंड पार्ट आप इसके बाद देख लेना, ये पार्ट फर्स्ट था, सेकंड पार्ट जल्दी ही हम अपलोड कर देंगे, तो सेकंड पार्ट में वो पूरा पेपर होगा। और अगर आपका रिस्पांस अच्छा रहा तो संडे को भी एक ऐसा ही पेपर आपके लिए लेके आएंगे और उससे काफ़ी आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। ये वीडियो कैसी लगी आपको ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में लिखना, और ऑल द बेस्ट आपको तैयारी के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग साइंस JV एंड डू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर।